हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को सीखेंगे ये इस सीरीज़ का यानी ये हमारे इंटीग्रेशन सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम लोग यह सीखेंगे कि हम लोग ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उससे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट होता है उसके लास्ट में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को क्यों ऐड करते हैं। और हम यह भी सीखेंगे इस वीडियो के इसी वीडियो में हम लोग बाद में फिर यह भी सीखेंगे कि एक डेफिनिट इंटीग्रेशन जब होता है तो उसके रिज़ल्ट में ये c गायब क्यों हो जाता है। तो ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है हम लोग दो फंक्शन लिए हैं यहाँ, आप गौर कीजिए। एक है फंक्शन y इज इक्वल टू 5x² + 2 और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x² + 6 है। दोनों फंक्शन x का ही फंक्शन है। ये जो y फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, इस x का फंक्शन है। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, ये y फंक्शन किसका फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, मान लीजिए इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। तो फ़र्क यही है दोनों फंक्शन में कि इस वाले y फंक्शन में क्या देख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट 2 है और इस वाले y फंक्शन में इसमें कांस्टेंट 6 है। देखिए मैं जो जर्नी शुरू कर रहा हूँ, आप ये ज़रूर जब कैलकुलेशन ख़त्म होगा तो आप इस बात को याद रखना कि हम लोगों ने जर्नी की शुरुआत की थी 5x² + 2 एक इस फंक्शन से और दूसरा 5x² + 6 इस फंक्शन से। फ़र्क क्या है इन दोनों फंक्शन में, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है। इसमें +2 है और इसमें 2 है कांस्टेंट और इस फंक्शन में 6 है कांस्टेंट। बाकी 5x² दोनों में सेम है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या छुपा हुआ है इसमें। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि आखिर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अंत में कांस्टेंट c क्यों ऐड करते हैं। उसको समझाने के लिए मैं ये दो अलग अलग फंक्शन लिया हूँ। फ़र्क यही है बस, एक फंक्शन में 2 है कांस्टेंट के रूप में, एक फंक्शन में 6 है कांस्टेंट के रूप में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, ये वाला y फंक्शन। और फिर क्या कर रहे हैं, इस y फंक्शन को, ये वाला y फंक्शन, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन साथ ही साथ चलेगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, dy/dx जब हम लोग इस y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये हो गया हमारा, इतना सा पार्ट हो गया हमारा y फंक्शन और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। इधर क्या कर रहे हैं, इधर भी हम लोग जो है ये पूरा का पूरा y फंक्शन जो है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5x² + 2/dx, ये 5x² + 2। तो d/dx इसके लिए भी कॉमन है, 5x² पहला टर्म के लिए और दूसरे टर्म के लिए भी d/dx कॉमन है। तो पहला टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा मिलेगा, और इस 2 का भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये मिलेगा। तो ये दोनों मिला। इस साइड क्या हो रहा है, इधर भी 5x² का डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में तो ये मिला, और 6 का डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में तो ये मिला, है ना। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि dy/dx इधर क्या हो गया, 10x + 0 हो गया, इज इक्वल टू 10x + 0 इधर आया हमको, है ना। ये रिजल्ट हमको मिला, यानी जब हम इसको डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में तो हमें रिजल्ट मिला 10x + 0, और जब हम इसको डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ भी हमें रिजल्ट मिला 10x + 0। दोनों केसेस में ये जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, दोनों केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी हमको हमें सेम मिला। अब क्या करेंगे, तो अब दिमाग में एक ये आइडिया सूझ रहा है कि चलो हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होता है वह होता है इंटीग्रेशन।
डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन। हम बताए थे आपको पहले भी। तो अगर हम इस y को डिफरेंशिएट करके अगर हम ये हासिल किए हैं tan x प्लस 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम tan x प्लस 0 को इंटीग्रेट कर दे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, वापस हमें y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2 मिल जाएगा, या कहिए 5x² प्लस 2 मिल जाएगा। अगर हम इसको फिर से वापस इंटीग्रेट कर दे तो हमें फिर से वापस 5x² प्लस 2 मिल जाएगा। अगर इस 10x प्लस 0 को फिर से इंटीग्रेट कर दे तो हमें फिर से वापस क्या मिल जाएगा, 5x² प्लस 6 मिल जाएगा। वाह, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये जो हमको मिला इधर, ये भी मिला। अब हम लोग इसको जो है इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। अब तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको रीअरेंज करना होगा इस इक्वेशन को। इसमें क्या करेंगे, dx को जो है RHS में ले आएंगे। यहाँ भी सेम चीज़ करना है, dx को RHS में ले आएंगे। तो इधर भी हो गया एक इक्वेशन ये बन गया, और इधर भी एक इक्वेशन ये बन गया, है ना। अब चलिए, अब इसमें इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यानी इस इक्वेशन का भी RHS LHS इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डाल दिए दोनों साइड में, और इस इक्वेशन का भी RHS और LHS में। ये जो इक्वेशन है इसके भी RHS और LHS में जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है दोनों साइड में हम डाल दिए। चलो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं फाइनली, तो हमको क्या मिलता है, तो आप देख लो, यहाँ गौर से करना, देखना है यहाँ ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो dx है, ये किसके लिए कॉमन है, इस 10x के लिए भी कॉमन है और इस 0 के लिए भी कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, एक बार 10x का एक बार 10x का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस फिर उसके बाद किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आप उसको देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक दे दिया है मैंने प्लेलिस्ट में, और वहाँ से जा कर के आप जो है आप देख सकते हो वीडियो, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। तो यहाँ वही एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल लागू हो रहा है। तो यहाँ क्या रहा, ये इंटीग्रेट कर दिए, तो पहले इस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, फिर इस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, पहले इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आगे इंटीग्रेशन को बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं जब 10x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको रिजल्ट ये मिलेगा। जब हम 10x को इंटीग्रेट करेंगे इतने से पार्ट का, ये जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। हाँ, और 10 जो है कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। बाकी तो हम बता दिए हैं कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन। तो ये रिज़ल्ट आएगा हमको। ये जो रिज़ल्ट आया, फिर इसके बगल में आप देख लो, ये 0 का भी तो इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या जानते हैं, 0 को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या देता है, कांस्टेंट देता है, c कांस्टेंट देता है। सेम केस आप देख लीजिए, यहाँ भी इसको जब हम लोग इस पार्ट को जब सॉल्व किए तो हमको क्या मिला, ये मिलेगा। और ये जब 0 को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि ये हम जानते हैं, फॉर्मूला पता है हमको कि 0 का जब इंटीग्रेशन होता है तो वो कांस्टेंट होता है। 0 का जब इंटीग्रेशन होता है तो वो कांस्टेंट होता है। फार्मूला वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से निकाल करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो के अंत में भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो अब जब हम लोग जान रहे हैं कि ये c जो है, ये c कांस्टेंट है जो 0 के इंटीग्रेशन के कारण बना, ये c, यहाँ भी 0 के इंटीग्रेशन के कारण ये c बना। तो क्या माजरा है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जब सॉल्व हुआ तो ये फॉर्म ले लिया इक्वेशन, यानी फाइनली हमको क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5x² प्लस c, और इधर भी मिला मुझे 5x² प्लस c। लेकिन इक्वेशन क्या था, आप याद करो, ओरिजिनल इक्वेशन मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, दोनों ओरिजिनल इक्वेशन को याद रखिएगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन था 5x² प्लस 2। हमने जर्नी कहाँ से शुरू की थी, y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2, और इधर
y इज इक्वल टू 5x² प्लस 6 से हमने जर्नी शुरू की थी। फाइनल जब हम कैलकुलेशन किए, पहले डिफ्रेंसिएशन किए इस इक्वेशन का 5x² प्लस 2 का, और फिर जो है जो रिजल्ट मिला फिर उसका इंटीग्रेशन किए, तो ताकि वापस फिर इक्वेशन हासिल किया जा सके। तो हम जो वापस इक्वेशन देख रहे हैं तो वापस हमारा इक्वेशन नहीं मिला, हमको क्या मिल रहा है 5x² प्लस c मिल रहा है। एक्चुअल इक्वेशन क्या है 5x² प्लस 2। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं हमें मिल रहा है इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x² प्लस c, और एक्चुअल इक्वेशन क्या है वह है 5x² प्लस 6। तो माजरा समझने का है, ये माजरा समझने का है कि मैटर यहाँ हो क्या रहा है, मामला हो क्या रहा है। आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या बोला था, जीरो का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है ना रैंडम होता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि ये कांस्टेंट 5 होगा, कि ये कांस्टेंट 6 होगा, कि ये 7 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू हम नहीं दे सकते, ये कुछ भी हो सकता है। आप यहां देख लो कि हमें फाइनल क्या रिजल्ट आया, y इज इक्वल टू 5x² प्लस c। हमें 2 तो नहीं मिला, यहां देख लो 5x² प्लस c मिला, हमें 6 तो नहीं मिला। कैसे 6 मिलेगा, हम कैसे जानेंगे कि इस केस में जो है जीरो का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमको 6 आना चाहिए। हम ये नहीं जान सकते हैं ना, ये रैंडम हो गया, ये सही नहीं है, तरीका सही नहीं, हम इसको कह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना होगा, जीरो का इंटीग्रेशन हुआ है भाई तो c मान लेना, खाली कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, तब उसके आधार पर कहते हैं कि यहाँ जो इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मामले में जो ये c आया है, ये c और कुछ नहीं बल्कि ये 6 है। और यहाँ जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मामले में जो यहाँ जो 6c आया है, ये c कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये ओरिजिनल इक्वेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये 2 है। लेकिन जब कोई, ये तो तब ना हो पाया संभव जब हम इस इक्वेशन से शुरुआत किए और इस इक्वेशन पर पहुंचे। इस साइड में भी क्या किया, इस इक्वेशन से शुरुआत किए और इस इक्वेशन पे पहुंचे, तभी हम ऐसा कह पा रहे हैं कि इस c का वैल्यू इससे कंपेयर करके कि इस c का वैल्यू 2 होगा और ये वाला c जो है इसका वैल्यू 6 होगा। लेकिन वैसा सब प्रॉब्लम जिसमें मान लीजिए कि हमको कुछ पता नहीं है और हमको सीधा क्या बोल दिया गया है, हमको कहा गया है कि इंटीग्रेट कीजिए, हमको कोई इंटीग्रेशन जो है वह जो है इस तरह का हमको दे दिया जाए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए कि हमको इस तरह का इक्वेशन हमको दे दिया जाए, जैसे 10x प्लस 0 था, यहाँ 10x प्लस 0 आप इमेजिन करो कि ऐसा हमको इक्वेशन दे दिया गया और अब हमको क्या कहा गया कि इंटीग्रेट कीजिए। हाँ, 10x प्लस 0, 10x प्लस 0 क्या हो गया, 10x हो गया। तो हम मेनली क्या करेंगे, 0 को नेगलेक्ट कर देंगे और सीधा क्या करेंगे, हम लोग 10x करेंगे। अगर हमको ऐसा दे दे इंटीग्रेट करने और कोई लिमिट नहीं दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ना अपर लिमिट ना लोअर लिमिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोल रहा है 10x को इंटीग्रेट कीजिए, 10x को इंटीग्रेट कीजिए। हम तो अभी जान रहे हैं यहाँ कि ये जो 10x है ये दरअसल में 5x² प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट है। ये तो हमको पता है ना, चूंकि हम यहाँ से शुरू किए। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए आपको एग्जाम में 10x को इंटीग्रेट कीजिए, या कोई आपका फ्रेंड बोले 10x को इंटीग्रेट करो, तो आप तो इसके वजूद के बारे में नहीं जानते ना, इसके अतीत के बारे में नहीं जानते, ये कहाँ से आया 10x। तो आप क्या करेंगे, आप अंत में ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसीलिए c लगा दिया जाता है, ये c लगा दिया जाता है इसीलिए
ये सी लगा दिया जाता है। और क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं ये ज़ीरो भी तो है। आप 10x अगर लिखते हो तो वो उसके साथ क्या है, प्लस ज़ीरो भी छुपा हुआ है। अगर 10x सिर्फ लिख रहे हो तो इसके साथ ज़ीरो भी छुपा हुआ है, यानी ये भी इंटीग्रेट हो रहा है, ज़ीरो भी इंटीग्रेट हो रहा है। और ज़ीरो जब इंटीग्रेट हो जाएगा ना तो क्या देगा वो हमको एक कांस्टेंट देगा c। लेकिन ये कांस्टेंट c का क्या वैल्यू है कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब वो जाने जो सोर्स है, वो जाने जिनको पता है कि सोर्स से आया है ये 5x² प्लस सी, उनको पता है कि ये c का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो अभी तो हमको पता है भाई ये सोर्स इसका जो है 2 है, तो यहाँ हम c का वैल्यू 2 मान सकते हैं। यहाँ भी पता है कि इसका सोर्स, इस वाले इक्वेशन का जो सोर्स है, इस वाले इक्वेशन का जो ओरिजिनल सोर्स है वह 5x² प्लस सी 6 है। तो यहाँ इसके आधार पे हम कह सकते हैं c इस जगह 6 है। लेकिन हर जगह आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, हर जगह ऐसा नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको सोर्स पता ही नहीं रहेगा। तो इसका उपाय क्या है, 2 रहे या 6 रहे या कुछ भी रहे, आपको बस यहाँ c लगा देना है, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसीलिए जो है अंत में c ऐड कर देते हैं। और इस c को कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही कारण है इंटीग्रेशन के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसमें अंत में उसके रिजल्ट के अंत में जो है ना प्लस सी डाल दिया जाता है। और ये प्लस सी कहीं न कहीं उस ज़ीरो के इंटीग्रेशन को कॉरस्पॉन्ड करता है ना। आप खाली आपको बोल दे कि 5x³ को इंटीग्रेट कीजिए, तो ये लिमिट नहीं है, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। यानी हम खाली 5x³ को थोड़े इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इसके साथ साथ जो है ना ज़ीरो को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ीरो भी छुपा हुआ है। 5x³ dx और यहाँ पर है ज़ीरो इंटीग्रेट 0 dx, तो यहाँ मेरा ज़ीरो भी छुपा हुआ है। आप कोई भी संख्या अगर लिखते हो, मान लो मैं लिखता हूँ 5x⁴, तो ये सिर्फ 5x⁴ नहीं है, इसमें छुपा हुआ है प्लस ज़ीरो भी छुपा हुआ है। तो एक तरह से आप 5x, अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन 5x² x⁴ के लिए भी कॉमन हो जाएगा और 0 के लिए भी कॉमन हो जाएगा। तो ये जो कॉमन हो जाएगा तो एक बार इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, फिर 0 का इंटीग्रेशन होगा, और 0 का जब इंटीग्रेशन होगा तो c को ले लाएगा, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए c डालते हैं कि एक तो 0 का ये इंटीग्रेशन है, और चूंकि ये जो 0 के इंटीग्रेशन से बना है ये c के बारे में कुछ भी डेफिनिट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, डेफिनिट नहीं कह सकते हैं। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का केस है, इसलिए c ही ये लिख दिया जाता है। अब c आप जो है ओरिजिनल सोर्स जो है, जैसे यहाँ ओरिजिनल सोर्स 5x² प्लस 2 है, उसके हिसाब से आप c जो है 2 मान सकते हैं। यहाँ जो है c का ओरिजिनल सोर्स जो है 5x² प्लस c है प्लस 6 है, तो उसके हिसाब से आप c की वैल्यू जो है वो 6 मान सकते हैं। बस यही है। इसीलिए जो है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अंत में रिजल्ट में कांस्टेंट c को डाला जाता है। यही कारण है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अंत में जो है कांस्टेंट c जो है हम लोग डालते हैं, कांस्टेंट c को लिखते हैं। अब जो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के अब अगले पार्ट में, अब इस पार्ट में अब यहाँ से हम लोग ये सीखना शुरू करेंगे कि यही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है, ये जो कांस्टेंट c है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये जो है इस मामले में क्यों गायब हो जाता है। किस मामले में? डेफिनिट इंटीग्रेशन के मामले में ये डिसअपीयर कर जाता है। क्यों डिसअपीयर कर जाता है अब आपको सिखाएंगे कि एक डेफिनिट इंटीग्रेशन के मामले में कांस्टेंट c जो है, यानी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो गायब हो जाता है। उसका कारण अभी दिखाएंगे आपको क्या होता है एक्चुअल में। तो मान लीजिए कि हम v = ये एक इंटीग्रेशन है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन हम इसको बोल सकते हैं। क्यों डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे? इसमें लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है। ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें ना तो लोअर लिमिट हो ना ही अपर लिमिट हो, और डेफिनिट इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें ये दोनों लिमिट मौजूद हो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर भी और नीचे भी। ये नाग सांप जो देख रहे हैं, इसके नाग के ऊपर भी है, नीचे भी है। नाग मतलब साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मैं ऐसे नाग बोलता हूँ,
जब मैं क्लास 12th में था तो इसको देख के काफ़ी डर लगता था, है ना। फिर कुछ मंत्र मैंने सीखे, उसके बाद ये नाग मेरे वश में आ गया। चलिए, तो अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसके ऊपर 5 है और इसके नीचे 2 है, तो यही हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहचान। जो पहली बार देख रहे हैं बस जान लो कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को इसी तरह से पहचानते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, क्या गुल खिलाता है ये। तो अब बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करने, चलो भाई इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या होगा, ये x 2 + 1 x टू द पावर 2 + 1। अब बोलोगे ये क्यों हुआ, अरे भाई इंटीग्रेशन का यही मेथड है, तरीका है भाई। तो ये 2 जो है, ये 2 क्या होगा, इधर x टू द पावर 2 आ गया, इसमें +1 ऐड हो गया, बाय ये पूरा पावर जो है, ये जो 2 + 1 है ये ज्यों का त्यों जो है यहाँ पर उतर आएगा, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये उतर गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम जो है यहाँ पर +c ऐड कर दिए, क्योंकि भाई अभी हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अभी हम इसको ट्रीट कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जैसा, तो हमको +c लगाना पड़ेगा, है ना। इधर ये वाला पार्ट, हाँ इसका, तो ये x² तो अकेला नहीं है, आप इसको ऐसा मान सकते हो ना, गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। ये जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखे x², खेल यहीं पे थोड़े ख़त्म हो गया, इसके बाद आपको लिखना होगा प्लस, छूट गया है, फिर देंगे लोअर लिमिट, फिर देंगे अपर लिमिट 5, यहाँ पर आप दे दो dx प्लस, अब फिर यहाँ क्या दोगे, यहाँ 0 दोगे, 0 × dx। क्यों, अभी अभी मैंने बताया ना आपको कि ये जो हम x² लिखते हैं ना, तो ये सिर्फ x² नहीं है, इसके बगल में क्या छुपा हुआ है, 0 भी छुपा हुआ है, यानी x² + 0 का, इसका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, x² + 0 का। तो x² dx यानी x² का जो इंटीग्रेशन होगा उसका तो वैल्यू ये हो जाएगा, उसका वैल्यू ये हो जाएगा, लेकिन इस 0 का जो इंटीग्रेशन होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा, +c होगा, कांस्टेंट। अब ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, ये डाल दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, ये बन गया 5 टू द पावर 3/3 + c माइनस 2 टू द पावर 3/3 + c। हाँ, इंटीग्रेशन सॉल्व करने आप जानते हो, आपको पता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, एक बार तो हमको ये पार्ट को, इस पूरे पार्ट को जो है हूबहू उतारना है ना, और इस x की जगह क्या देना हमको, एक बार अपर लिमिट 5 डालना है, फिर क्या करना है, माइनस है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इसी पार्ट को हूबहू उतारना है, इस तरह से x² + 2 हम बता चुके हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, वो वाला वीडियो देखो, दिमाग खुल जाएगा एकदम पूरा, है ना। प्लेलिस्ट में जाओ, इंटीग्रेशन सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा देखो वीडियो को। ये हो जाएगा +c, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ x हट करके यहाँ पर लोअर लिमिट 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर x हट करके क्या हो जाएगा, इस जगह अपर लिमिट 5 आ जाएगा, बीच में ये माइनस साइन, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट से इसको घेर देंगे, ऐसे घेर देंगे, बस यही यहाँ किया गया है। ये देख लो यहाँ यही हुआ है, x के जगह 2 आ गया लोअर लिमिट, ये क्या था, ये जो 2 था ये x के जगह आया, ये लोअर लिमिट था, और ये 5 क्या है, ये अपर लिमिट है, ये भी x के जगह आया है, ये अपर लिमिट आ गया 5 x की जगह, यहाँ 2 आ गया लोअर लिमिट x की जगह, बाकी ये हूबहू वही का वही है, c यहाँ भी ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है, बीच में ये माइनस साइन रखा जाता है, सब बताए हैं, वीडियो देखिए पहले वाला, तब आपको समझ में और क्लियर आएगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं करने जानते, पहली बार कर रहे हैं तो चलो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब वेलोसिटी जो है इसको, सॉरी ये जो v है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो क्या होगा आगे जाके, ये जब सॉल्व होगा तो ये सॉल्व करने पर क्या होगा, ये हमारा +c और +c क्या -c क्या हो गया, कट गया, खेल ख़त्म। नाउ बोथ द c's
हैव बीन कैंसिल्ड आउट। ये दोनों सीज क्या हो गए, कैंसिल्ड आउट हो गए, ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो हमारे रिजल्ट में क्या कहीं सी नज़र आएगा? देखो कितना प्यारा सा सॉल्यूशन है इसका। आप लोग सोच रहे हो कोई बहुत बड़ा जिन निकलेगा, एकदम सिंपल। ये अब देखो इसको आप सॉल्व किए तो क्या आंसर आया आपका? आपका आंसर आ गया 117। यही हो गया, कहीं सी है, आप देख लो कहीं सी है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी डी आई है, इसीलिए इसमें कांस्टेंट क्या होता है, खत्म, कहानी खत्म। ये देखो ये हाईलाइट है पूरे सॉल्यूशन का, ये देखो खत्म, कैंसिल हो गया, खेल खत्म। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में नज़र आता है, क्योंकि वहाँ अपर लोअर लिमिट का खेल नहीं है, ये माइनस माइनस का खेल नहीं है, कैंसिलेशन का खेल नहीं है। तो ज़ीरो सिर्फ इंटीग्रेट हो रहा है, उसका वैल्यू रिटेन्ड रह जाता है सी, बस हो गया। इतना सिंपल था, इट वॉज वेरी सिंपल, है ना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम आसान है ना। तो इस प्रकार हम समझ गए कि जब कांस्टेंट ये सी कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये गायब हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए हमारे इस एक्सप्लेनेशन के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा या आपको कोई त्रुटि नज़र आई तो आप हमको ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं आपके सारे क्रिटिसिज्म को सर आँखों पे रखूँगा और उसको मैं विलिंगली एक्सेप्ट करूँगा, है ना। और हम और बेटर वीडियो आपके सामने ला पाएंगे, है ना। और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो इससे हमें बूस्ट मिलेगा, दोनों में फ़ायदा है ना। तो आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अप्रिशिएट कीजिए। आप अगर आपको लगता है कि कहीं और क्वालिटी बेटर हो सकती थी, या कोई आप सजेशंस भी हमको देना चाहते हैं, दैट विल बी मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिए, है ना। तो आपको ये चैनल कैसा लगा, अच्छा लगा अगर तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में जाके जो ऑल ऑप्शन होता है ना उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सायोनारा सायोनारा, चलते हैं तब, अब अलविदा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अगला वीडियो इतना खतरनाक वीडियो है कि छोड़ना ही मत। ये वीडियो है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, इंटीग्रेशन में एकदम खौलता हुआ टॉपिक है ये, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको अगर छोड़ दिए तो सही में एग्ज़ाम में झुलस जाओगे, और इसको अगर आप नहीं छोड़े तो सच में तहलका मचाओगे, पूरे बैच में तहलका मचाओगे। चलो तो अगला ज़रूर देखना, यूज सब्स्टिट्यूशन छोड़ना नहीं है। हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय।